इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर। हाँ तो सर, हमारे और एक क्वेश्चन है जो मैंने पूछा भी था। हमने मतलब इन्वेडर्स ने हम पे बहुत अटैक किया। मुस्लिम के बाद अंग्रेज आए। ये सारे हार कैसे हुए हमारा, मतलब वरना जो व्यवस्था था वो एफिशिएंट कैसे नहीं हो सका? ये मतलब सबसे नहीं समझा बेहतर मैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ मतलब तमाम तरह के आक्रमण हुए भारत में और हाँ। फिर भी हम हार क्यों गए? मतलब हमारा आप सिस्टम। हाँ, मतलब आप वामसिफ का एक सवाल दोहराना चाहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्राह्मण तो बुद्धिमान था, क्षत्रिय लड़ाकू था और वैश्य धनवान था, फिर भी भारत गुलाम क्यों हो गया, राइट? ऐसा ही कुछ दिमाग में हाँ चल रहा है ना, हमारा खुराफात? हाँ हमारा सिस्टम तो सबसे अच्छा सिस्टम था ना, हुँ। गॉड गिफ्टेड। तो हुँ। ये सिस्टम एफिशिएंट कैसे नहीं हो सका? जी, मैं कुछ हमको बताता हूँ, प्रोवाइड नहीं सका, रिजल्ट कहाँ? मैं बता देता हूँ। देखिए, हम्म, कोई भी तंत्र होता है, कोई भी समाज होता है, तो वो समाज विभिन्न बिंदुओं पर काम करता है। आप जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान था, ठीक है। क्षत्रिय लड़ाकू था, वैश्य धन संचयी था और शूद्र तो फिर था ही। तो फिर भी हम गुलाम क्यों हो गए? आपको पता है कि अंग्रेज़ भारत में या फिर मुसलमान भारत में कैसे आए? आपको कुछ आइडिया है? अगर हाँ आप ये सर। मानते हैं कि हम गुलाम हुए, अगर आप ये मानते हैं हम गुलाम हुए, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि गुलाम होने के पीछे का कारण क्या था? हम अनायास तो हो नहीं जाते हैं। भाई रावण की बात करते हैं हम, रावण भी तो बहुत बलवान था। हम बहुत सारे राजाओं की बात करते हैं, वो भी बहुत सारे ताकतवर थे। लेकिन कहीं न कहीं कोई छोटी-सी चूक हुई, कोई न कोई फ़ाल्ट हुई और उस फ़ाल्ट के कारण जो है, हम अपने पतन की तरफ अग्रसर होते चले गए। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो सिस्टम था वो उनके सिस्टम से इन सुपीरियर नहीं खराब था। था। अच्छा, हाँ उनका सिस्टम क्या था? उनका सिस्टम क्या था? आपको उनके सिस्टम के बारे में कुछ पता है? हाँ। उनका सिस्टम ये था सर, अंग्रेजों के बारे में बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ। जो पढ़ेगा लिखेगा वही दफ्तर में बैठेगा। अच्छा, मतलब जो पढ़ेगा लिखेगा वही दफ़्तर में बैठेगा। हाँ सर। और ठीक है, तो हमको बताइए कि अंग्रेज़ों के टाइम पे कितनी दलित जातियों को दफ़्तर में बैठा दिया गया था? ज़रा बताएँगे मुझे? कितने दलित हाँ, जातियों को? कितनी दलित जातियों को दफ़्तर में बैठा दिया था अंग्रेज़ों ने? मुझे बस ये बता दीजिए, एक भाई आंकड़ा कोई दे एक दीजिए। मिनट। इन्होंने कहा कि ठीक जो है ठीक है। पढ़ेगा लिखेगा वो करेगा, कुर्सी पे बैठेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके अकॉर्डिंग तो हमारे सो कॉल्ड जैसे हम लोग जो ओबीसी हैं, हम लोग जो एससी एसटी हैं, तो हम लोगों को तो अंग्रेज़ों ने पढ़ने का अधिकार दे दिया था। दिया था कि नहीं दिया था हाँ सर? हाँ, दिया था। तो हम लोग पढ़ लिख के कितनी कुर्सी छिका लिए थे ये बताइए अंग्रेजी टाइम में? हाँ तो वो कोई प्रोसेस, डेटा है आपके पास? उस प्रोसेस को उन्होंने इनिशिएटेड किया था, वही काफ़ी है। अच्छा, उस रिजल्ट प्रोसेस को बाद में उन्होंने इनिशिएटेड किया था वही कॉपी है। हाँ। अच्छा, अच्छा। मतलब आपके पास कोई और प्रमाण नहीं है? इनिशिएट तो किया, उस प्रोसेस को वो इनिशिएट तो किया। उसके हाँ। बाद लॉ का प्रोटेक्शन भी दिया, एश्योरेंस भी दिया, सब अच्छा, कुछ क्या दिया। इंश्योरेंस दिया, क्या लॉ का प्रोटेक्शन दिया सर? थोड़ा-सा हमें बताएँ, हम तो थोड़ा-सा हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको थोड़ा-सा कुछ जानकारी नहीं है, तो कुछ हमको बताएँ सर, क्या-क्या दिया आपको? सर उन्होंने ये हमारे लिए सुगम किया रास्ता कि हम पढ़ लिख क्या? सकते हैं। हम मतलब शूद्रों को, अच्छा, शूद्र पढ़ लिख के शिक्षित बन सकता है। ओके। उसके और पहले शूद्र उन्होंने नहीं पढ़ता था? जनरली नहीं पढ़ता। अच्छा। क्या आपके पास रिकॉर्ड है कि अच्छा उसके तो पहले शूद्र नहीं पढ़ता था? अच्छा, आप मतलब अभी सर अभी भी शूद्र हो भाई? नहीं सर, मैं बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा, तो आप शूद्र नहीं है, बुद्धिस्ट हैं। आप तो केबीटी भाई ने सुलेमानी। आपसे पूछा है
केबीटी भाई ने आपसे पूछा है कि उसका प्रमाण दे दो कि शूद्र जो थे वो ब्रिटिशों के पहले नहीं पढ़ते थे। इसका प्रमाण दे दो चलो फटाफट। इसका प्रमाण ये है सर कि अब देखो उन्होंने ये देखो अंग्रेज और मुस्लिम शुद्ध रूप से नस्ल भेद करते थे। अरबों तुर्कों को मुगल उच्च नौकरी देते थे और अंग्रेज मैक्स मुलर जैसे अनपढ़ को। आपको कुछ अता पता है नहीं, बस वही हवा हवाई बातें कर रहे हो और किसी भी चीज का एक सिंगल एविडेंस आपने नहीं दिया कि हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी एविडेंस के आधार पे कर रहा हूँ। कुछ प्रमाण तो होने चाहिए ना सर आपके पास अपनी बात रखने के लिए। हाँ सर, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पूरा प्रमाण तो लेके नेक्स्ट आऊँगा। टाइम नेक्स्ट नहीं तो ये गपोड़बंती नेक्स्ट टाइम ही कर लेते यार। इस टाइम पे ये गपोड़बंती करने की क्या जरूरत थी? मतलब तो जब वो जो आते तभी नेक्स्ट गपोड़पंती कर लेते। मतलब कोई जल्दी थी? कोई जबरदस्ती कर रहा था क्या कि जाओ जबरदस्ती गपोड़पंती कर लेना? मतलब ऐसा क्या कुछ स्पेशल है क्या? नहीं सर, मैं बता रहा हम्म, हूँ, उन्होंने क्या? जो प्रयास किया, अंग्रेजों नहीं ने जो क्या प्रयास प्रयास किया? किया। नहीं क्या प्रयास किया? आपको कुछ पता हाँ वता तो है? कुछ पता हाँ है? सर, बोल, मेरे सेंटेंस को तो कंप्लीट करने दीजिए सर। अच्छा फुल कर लो स्टॉप मेरे नहीं आ भाई। रहा। हाँ ठीक है। अच्छा फुल स्टॉप? तब से बोले जा रहा है बंदा और कह रहा है कि मेरे अंदर फुल स्टॉप नहीं आ रहा है। क्या यार ये तो बहुत नाइंसाफी है। मतलब एक तो बोलने भी दो, ऊपर से यार आप लोग नेता भी बन रहे हो। मतलब इसकी भी ट्रेनिंग होती है क्या अलग से? मतलब हाँ बकैती सर, करने की भी ट्रेनिंग अलग से होती है? हाँ सर, तो टॉपिक ये था कि उसका हाँ। प्रमाण मांग रहे थे। ओके। हाँ नहीं तो प्रमाण दे के बात करो कि आपको अंग्रेजों हाँ ने बहुत ज्यादा वो दिया हुआ है। आपको अंग्रेजों ने पढ़ा दिया। हाँ, तो अंग्रेजों ने प्रयास किया था। क्या? अंग्रेजों ने अच्छा आ, शूद्रों के लिए मार्ग आपको प्रशस्त किया प्रमाण था। क्या देना है आपको समझा है। मार्ग प्रशस्त किया था। हाँ, तो उन्होंने जो प्रयास किया था वो प्रयास ही प्रमाण है। नहीं क्या प्रमाण है? उन्होंने मतलब कुछ प्रयास क्या किया था? कोई प्रयास बताओ ना अरे यार, कोई एक तो उसका प्रयास बता प्रयास दो। बताओ ना, कहाँ पर लिखा है या कहाँ पर कुछ किया है बता दो ना। मैं मतलब खाली बातें हवा हवाई है यार इस बाई की तो। हाँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये कब हुआ था, मगर ये बता सकता हूँ कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज पद से निकाल दिया था, कि ये बोल के कि ब्राह्मणों में जस्टिस वाला कैरेक्टर नहीं है। अच्छा मतलब ब्राह्मणों में जस्टिस वाला कैरेक्टर नहीं है, अंग्रेज बहुत ज्यादा न्यायप्रिय थे ना? आप ये कहना चाहते हो? ये हिस्ट्री बोल रहा था, अच्छा ये ये उनका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ। बोलती, कौन सी हिस्ट्री बोलती है ये? सर, मैंने पहले बोला था कि ये मैंने किसी से सुना है, और इसका वो नहीं पता, मसीहा मुझको नहीं पता था। नहीं तो किताबें हवा हवाई वाली बात मत करो ना मेरे भाई। मैं कितनी बार कहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब नहीं चलो चलो आपको अब अपना अधिकार दिल पूरा थाम किया लो। है। और सुनो अपना दिल थाम लो और थोड़ा धड़कने तेज कर लो क्योंकि अब मैं आपके सामने प्रमाण के बम फोड़ने वाला हूँ। अभी ठीक है भागोगे सर। एकदम गिलगिलाते हुए बलगलाते हुए भागोगे अभी। ठीक है। नहीं सर, ये मैं अपने आपको धन्यवाद ये दूंगा। अपने ये अपने अंग्रेज दादाओं की करतूतें देख लो। ठीक है। गोवा सत- का नाम सुना है सत्य ना? का। गोवा, अरे हाँ सुनो ना सुना है। सर। हाँ, सुना है ना? हाँ। हम्म। आपको पता होगा कि ये जो ईसाई जो हैं यानी कि इस अंग्रेज जो थे, ठीक है। हाँ। हम्म। ये किताब जाके पढ़ लेना, गोवा एवं पूर्वोत्तर भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। ठीक है। हाँ। इसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पालीवाल जी। ठीक है। हाँ। और ये पुस्तक जो है वो पूर्णतः प्रमाणों के आधार पर लिखी गई है। ये देखो गोवा। हाँ। यहाँ पे हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि अति प्राचीन काल से गोवा का, अब गोवा में पुर्तगाली शासन से पहले हिंदुओं की स्थिति क्या थी थोड़ा सा ये देख लो और उसके बाद जब वो आते हैं तो क्या होती है स्थिति। ठीक है। गोवा में हाँ सर। कैथोलिक ईसाई मिशनरियों के आने से पहले का वर्णन टोम पायरस नाम के एक पुर्तगाली अत्तर यानी कि जो व्यक्ति था उसने किया हुआ है। कहता है कि यहाँ इस राज्य में बहुत सारे गैर ईसाई हैं तथा इस राज्य में उनके अपने अनेक अति सुंदर मंदिर हैं। यहाँ इन ब्राह्मणों में बहुत सारे प्रतिष्ठित वंश के हैं। वे बुद्धिमान, दक्ष और अपने धर्म में अति विद्वान हैं। एक ब्राह्मण मुसलमान बनना नहीं चाहेगा, भले ही उसे राजा ही क्यों न बना दिया जाए। यानी कि ब्राह्मण जो है वो मुसलमान बनने के लिए राजगद्दी तक का भी त्याग करने के लिए सक्षम है। उसको राजगद्दी नहीं बल्कि उसको उसका धर्म प्रिय है। ठीक है। इसी प्रकार गोवा के बारे में इतिहासकार गोस्टाल्वेज लिखता है कि गोवा तब 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के 17वीं सदी के उत्तरार्ध तक चीन और डच ईस्ट इंडिया, भारत की खाड़ी और अरेबियन के बीच बहुत बड़े व्यापार का केंद्र था। ठीक है। ये गोवा की वो चीजें हैं जहां वो होता था। अब हिंदू राजा जो थे वो ईसाइयों के प्रति उनके व्यवहार को भी जान लो। जिन अंग्रेजों को तुम बहुत अच्छा कह रहे हो मेरे भाई, उनके साथ भारतीय राजा कैसा व्यवहार करते थे और फिर उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये भी हमें जानना चाहिए। अब देखो
इस काल में 16वीं सदी यानी कि सीरियन चर्च के कुछ स्थानीय ईसाई वहां रहते थे, यानी पहले से। उनके साथ जो हिंदू राजा थे वो बड़ी उदारता का व्यवहार किया करते थे। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, भय से मुक्त होकर वे उनको रहने की पूरी स्वतंत्रता थी। धार्मिक मामलों में वे अपने मेंटेनेंस के अधीन होते थे। इसके अलावा हालांकि हिंदू राजा उन्हें उनके साथ इतनी उदारता दिखा रखी थी, फिर भी जैसे ही उन्हें अवसर मिला, यानी कि जो तुम्हारे सो कॉल्ड जो तुम्हारे अंग्रेज थे ना, उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने वैसे ही इन भारतीय राजाओं के साथ गद्दारी कर ली। कैसे की? तो देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको वो पुर्तगाली जब आता है, यानी कि पुर्तगाली राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं वैसे ही वो पुर्तगाली शासन के अधीन हो जाते हैं। यहाँ पे जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर के जो ईसाई यहाँ पे रहा करते थे वो लोग, और यहाँ के राजाओं के खिलाफ वो कर देते हैं विद्रोह। हिंदू राजाओं को ईसाइयों के प्रति दया, उदारता और विशाल हृदय दिखाने का यह पुरस्कार मिला। तो कम से कम यहाँ पे जो आपके पूर्वज थे ना, आपके पूर्वजों ने उन ईसाइयों के साथ काफी सहृदयता दिखाई थी, लेकिन फिर भी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी की। ये खासतौर से मैं गोवा की बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि सबसे पहले इनका इन्वेजन यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, अब चलिए आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं मजेदार, कि कैसे कैसे कानून बनाए गए थे। आप कह रहे हो ना बहुत पढ़ने का अधिकार दिया था, एकदम दिली तमन्ना दे दी थी, दिल को करार आ जाएगा अभी आपके पढ़ के। तो थोड़ा सुन लो। पुर्तगाली शासन में ब्राह्मण और सुनार लोग सबसे अधिक सताए गए। कौन? यानी कि जो आपके सो कॉल्ड अंग्रेज थे उनके शासन में ब्राह्मण और सुनार लोगों को सबसे ज्यादा सताने की बात की जाती है। अप्रैल 1560 को वायसराय ने आदेश निकाला कि ब्राह्मणों को गोवा टापू की सीमाओं और पुर्तगाली राज्य की भूमि और किलों से बाहर निकाल दिया जाए। समझ में आया? अब सुनो पुनः 8 जून 1560 को सुनार जाति के लोग जिनके परिवार और संपत्ति, धन, सोना गोवा और पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर रखे हैं, उनको गोवा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। यानी कि जो लोग भी अपने धन संचय को गोवा से बाहर रखते थे उनको गोवा से ही निकाल दिया गया। यदि वे इस सूचना के 10 दिन के अंदर अपने परिवारों को, अपनी संपत्ति को गोवा में वापस नहीं लाते तो फिर वो गोवा में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बाद 27 नवंबर 1563 को गवर्नर ने आदेश दिया कि सभी ब्राह्मण जिनके नाम आर्कबिशप द्वारा दिए गए थे, स्वयं अपने हाथों खेती करने वाले किसानों, वैद्यों, डॉक्टरों, बढ़इयों, लुहारों, दुकानदारों अथवा राज्य कर संग्रह करने वालों को छोड़कर शेष सभी को आदेश दिया गया कि वे सब 1 माह के अंदर अपनी संपत्ति बेच दें और पुर्तगाली राज्य की सीमा के बाहर चले जाएं। जरा पढ़ के बताना क्या किया गया। इस लाइन को, तीसरी लाइन को जरा पढ़ो, अपने मन से पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। स्क्रीन शेयर नहीं किया है आपने? क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? नहीं, हाँ नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है। आसुनी जी आपको दिख रही है? दर्शकों आप सबको स्क्रीन दिख रही है? दर्शकों और कुशवाहा जी हमें तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं किस दुनिया में। अरे कौन से काठ का चश्मा नहीं, काठ का चश्मा बना के दे दिया क्या कि ये दिख नहीं रहा? मुझको नहीं दिख रहा है सर, मैं बाकी आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा। नहीं, ये कौन सी बीमारी हो गई सर कि आपको नहीं दिख रहा? आपको बंदा रेफरेंस आपके सामने रख रहा है, सबको दिख रहा है, पूरे पैनल के लोगों को दिख रहा है, पूरी स्ट्रीम को देखने वाले 200 से ऊपर लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, उनको दिख रहा है। आप कौन सा चश्मा लगाए हुए नहीं दिख रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? आपका असली, एक मिनट, आपका असली नाम दुग्गल साहब है क्या? हाँ तो सर सुनिए, एक सेकंड। आप लैपटॉप पे हैं? आप लैपटॉप में हैं क्या? मैट्रिक्स क्लब आप लैपटॉप पे हैं? हाँ नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ सर, मोबाइल पे हूँ। मोबाइल में सिर्फ लैपटॉप से मैं हूँ, सारे लोग लैपटॉप से नहीं है। और जो भी दर्शक जो देख रहे होंगे सबके पास लैपटॉप थोड़ी है यार, बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं और उनको सबको पता है। अच्छा चलो मैं एक चीज और सुना देता हूँ। ये देखो इसमें ये है, इसमें एक और प्रस्तावना लिखी गई, ये 5वां। इसके बाद 1585 में जो तीसरी प्रादेशिक समिति की बैठक हुई उसमें यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि पुर्तगाली सीमाओं के अंदर किसी भी ब्राह्मण को न रहने दिया जाए, और जो भी हो उसे तथा वैद्य, डॉक्टर तथा अन्य अविश्वासियों, गैर ईसाइयों, अब गैर ईसाई में आप भी आते हो, जो कि ईसाई के लिए हानिकारक हो, को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि आर्कविस प्रतिवर्ष उन ब्राह्मणों, वैद्यों और गैर ईसाइयों के बारे में यह जानकारी इकट्ठा करे कि कौन लोग हिंदुओं का ईसाई में धर्मांतरित होने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं, और उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। मतलब भैया यहाँ पर ब्राह्मणों, वैद्यों और सुनारों को तो खास तौर से टारगेट किया ही गया, बाकी जो लोग ईसाई नहीं थे, यानी कि जो गैर ईसाई थे, तो ये बताओ क्या आप लोगों ने कन्वर्जन कर लिया था? आप ईसाई हो? नहीं सर। आप ईसाई नहीं हो ना? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ गैर ईसाई। तो जो लोग ईसाई नहीं हुए थे उन सबके लिए क्या किया गया? आपके सो कॉल्ड अंग्रेजों ने आपके लिए फरमान जारी किया कि जो लोग गैर ईसाई नहीं हैं, ब्राह्मणों, वैद्य यानी कि जो समय जो वैद्य, डॉक्टर वगैरह हुआ करते थे,
ठीक है, सुनार जो उस समय धन संचय में मजबूत हुआ करते थे, तो इनके ऊपर तो अंग्रेजों की विशेष मतलब कृपा बरस ही रही थी। इसके अलावा जो अन्य लोग थे जो गैर ईसाई थे, यानी कि जिन्होंने ईसाई धर्म में नहीं अपनाया था, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, कोई भी हो, तो उनके लिए अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग जो हैं, जो ईसाई धर्म में बाधक है, यानी कि कन्वर्जन में बाधक हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर दंड दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाली शासकों का क्या है कि पुर्तगाली शासकों का ब्राह्मणों व सुनारों को सताए जाने के दो प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। अब ये जो आप कह रहे थे ना कि वो कहते थे कि अंग्रेज ब्राह्मण जो है वो न्यायप्रिय नहीं है, ठीक है, तो इसके पीछे देखो वो अंग्रेज जो आपके थे वो क्यों सताते थे ब्राह्मणों को। पहला, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षित व धर्मनिष्ठ थे, वे हिंदुओं को स्वधर्म पालन एवं धर्म रक्षा के लिए प्रेरित करते थे और इन्हें ईसाइयों की कुटिल राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सावधान करते थे। वे ईसाइयत के प्रचार में बाधक समझे जाते थे। दूसरा, सुनारों पर कोई न कोई अपराध लगाकर उनसे सोना लूटना होता था। तो भाई सुनारों को इसलिए परेशान किया गया कि भाई उनसे सोना लूटना था, और ब्राह्मणों को इसलिए प्रताड़ित करते थे या ब्राह्मणों को इसलिए नीचा दिखाते थे क्योंकि ब्राह्मण उनके कन्वर्जन के रास्ते में आ जाता था। ठीक है, सीधी सी बात है। तो और आप तो कह रहे हो कि अंग्रेज जो थे वो ब्राह्मणों को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन यहां पर तो मामला कुछ और है और ये रिटन में है, मैंने आपको प्रमाण दिखा के बात कर रहा हूं। अब देखो, इतना ही नहीं है, हिंदुओं के कर्मकांडों को भी उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। क्या किया था उन्होंने, शादी ब्याह भी नहीं करने देते थे। ठीक है, यानी कि आप अपने जो भी, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप वो क्या नाम है सिख हो, हिंदू हो, जो भी आपके वैवाहिक क्रियाकर्म वैवाहिक पद्धतियां आपकी जो हैं, आप उन वैवाहिक पद्धतियों के हिसाब से शादी नहीं कर सकते थे। इस पर बैन कर दिया गया। ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था उस पर भी बैन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो हाँ सर। कुछ और ये हिंदू धर्माचार्यों और मंदिर के पुजारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस पर तो आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि ये तो वही काम हुआ जो आप चाहते थे। हिंदुओं को ईसाई धर्म उपदेश सुनने के लिए विवश करना पड़ा। अब देखो, हिंदू, अब मान लो आप तो बुद्धिस्ट हो ना, हाँ हाँ आप तो बुद्धिस्ट हो, तो बुद्धिस्ट हो, लेकिन फिर भी अब आपके पूर्वजों को भी जबरदस्ती बाइबल सुनने के लिए प्रेरित करना पड़ता था। हिंदुओं को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित करना, तो हिंदुओं में उस समय आप भी आते थे या फिर बौद्धों में आते थे। ठीक है, हिंदुओं के साथ भेदभाव। अब भेदभाव में क्या होता था, ये आप देख लीजिए। 15 दिसंबर 1572 को आदेश दिया कि हिंदू पंडित और वैद्य डॉक्टर आदि घोड़े पर चढ़कर अथवा पालकी में बैठकर शहर में ना निकलें, अन्यथा उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बताइए, ये हिंदुओं को पालकी पर बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके नहीं घूमने देने का आदेश आपके सो कॉल्ड अंग्रेजों ने दिया था, और आज आप ये हल्ला मचाते हो कि हमको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, ब्राह्मण हमको रोक देता है कि नहीं। कितने मजे की बात है सर। सारा काम ये आपके सो कॉल्ड, ये आपके अंग्रेज किया करते थे, और उनके जाने के बाद से आपने उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों का ठीकरा ब्राह्मणों के ऊपर फोड़ दिया। बड़े अच्छे लोग हो आप लोग। अब देखो, हिंदुओं पर किसी ईसाई को मजदूरी ना रखने का प्रतिबंध, यानी कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति एक खेतिहर है तो वो किसी भी धर्मांतरित ईसाई को अपने खेत में मजदूर नहीं रख सकता। ठीक है, अगर हिंदू है तो वो रख सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन करके ईसाई बन चुका है तो उससे आप मजदूरी का कार्य नहीं करा सकते। हिंदुओं को नौकरी और आजीविका से वंचित करना। आप तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा नौकरी दी है, जो पढ़ेगा वो कुर्सी पर बैठेगा, और मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता था। अब जो पढ़ेगा वही कुर्सी पर बैठेगा, तो यहां तो समझिए आपकी बेइज्जती हो गई सर। ये देखो, 15 जून यानी कि जून 1557 को राजा डी जोआउसो ने आदेश दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी ब्राह्मण अथवा अविश्वासी गैर ईसाई को नौकरी पर नहीं रखेगा, तथा जो भी ऐसा करेगा वह सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, और वह ब्राह्मण अविश्वासी बंदी बना लिया जाएगा तथा अपनी संपत्ति से भी हाथ धो बैठेगा। अब देखो, आप तो कह रहे थे कि उन्होंने तो कहा कि जो पढ़ेगा उसको नौकरी देंगे, लेकिन यहां पर तो ब्राह्मण और अविश्वासी गैर ईसाई यानी कि जो ईसाई नहीं था उनको नौकरी पर ना रखने की बात की जा रही है। और आप तो कह रहे थे कि हमको तो भर भर के नौकरी दी, उन्होंने हमारी नौकरी के रास्ते खोल दिए। उसके बाद देखो, सरकारी नौकरियां ईसाइयों को ही दी जाए, हिंदुओं को नहीं। साफ साफ आदेश है कि सरकारी नौकरी ईसाइयों को ही दी जाए, हिंदुओं को नहीं। सरकारी कार्यालयों के सभी प्रमुख ईसाई होंगे। क्या लिखा है कि सरकारी कार्यालयों के सभी प्रमुख ईसाई होंगे, और यह काम केवल ईसाइयों को ही दिया जाना चाहिए, ना कि किसी हिंदू अविश्वासी को। इन आदेशों की मार्च 1559 में पुनरावृत्ति की गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 3 अप्रैल 1582 को यह सरकारी आदेश फिर दोहराया गया कि कोई भी हिंदू, उसका कोई भी पद या हैसियत क्यों न हो, उसे कोई भी सार्वजनिक पद नहीं दिया जाए।
राजा ने पुनः इसी स्वर में 12 जनवरी 1591 को बल देते हुए आदेश दिया कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी ब्राह्मण अथवा किसी भी अन्य हिंदू की सेवाओं को ना ले, यानी कि उसे सरकारी नौकरी ना दी जाए, और ना वह किसी हिंदू के घर में प्रवेश करे, ना उससे बातचीत करे अथवा किसी प्रकार का संबंध ना रखे, और न परोक्ष अथवा अपरोक्ष किसी भी रूप में उसे उसके साथ कोई कैसा भी व्यवहार ना रखे। इस आज्ञा का पालन ना करने वाले अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अभी तो आप बड़ा ही गुणगान कर रहे थे कि भाई हमको तो नौकरी दिया उन लोगों ने, हमको तो बहुत चाबासी दी, हमको तो बहुत बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी, निकल गई हवा। अब जरा इस पर बोल के दिखाओ। मैंने डेट भी बता दिया है, इनके आदेश भी बता दिए हैं, और आदेश जारी करने वाले व्यक्ति का नाम भी बता दिया है। अब आप इस चीज को कैसे खंडन करोगे, इसका जवाब दो मुझे। हाँ सर, आपने जो भी प्रूफ दिखाया वो लेजिट है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और आप इस रेफरेंस को दिखा के क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि देखो भाई, हमने आप पे जो अत्याचार किया है वही नहीं, अंग्रेजों ने हमसे ज्यादा अंग्रेजों ने आप पे हमसे ज्यादा अत्याचार किया है, ये प्रूफ नहीं, करना चाह मैंने रहे ये हैं नहीं क्या? कहा। नहीं, आप पहले तो आप जो ये ठिठोली कर रहे हो, भीतर ही भीतर जो हसगुल्ले आपके निकल रहे हैं, इस हसगुल्ले को थोड़ा सा शांत करो, ठीक है? हसगुल्ला जो आपका निकल रहा है इसको थोड़ा शांत करो, थेथर कम बनो, क्योंकि इसको हम थेथर ही कहते हैं। आपने जो बात बोली थी, आपकी बात को मैंने विथ प्रूफ खंडन किया है। आपने बोला कि अंग्रेजों ने कहा कि जो पढ़ेगा वो कुर्सी पर बैठेगा। यहां पर अंग्रेजों ने साफ साफ फरमान जारी किया कि जो गैर हिंदू है, जो गैर ईसाई है, यानी कि जो हिंदू है, जो ईसाई नहीं हुआ है, उसको किसी भी सरकारी पद या सरकारी व्यवस्था में कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जाएगा, किसी भी शीर्ष स्थान पर उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आपने जो क्लेम किया था कि हमको अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा प्राश्रय दिया, तो आपके उस प्राश्रय की हमने हवा निकाली है। मैंने ये नहीं दावा किया कि हमने कम अत्याचार किया, उसने ज्यादा अत्याचार किया। अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अत्याचार पर बात करेंगे तो इसका भी रेफरेंस है मेरे पास, मैं डॉक्टर अंबेडकर की किताब से रेफरेंस दूंगा। बाबा साहब साफ साफ कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कोई उस तरह का कार्य नहीं किया है, ब्राह्मणों के बस की बात ही नहीं थी कि वो शूद्रों पर व्यापक रूप से अत्याचार कर सके। हाँ सर। दूसरा दिखाऊं? हाँ सर, दिखाइए। नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ। ये दिख रहा है जो अब मैंने दिख अभी रहा है, दिखाया है? अब दिख रहा है सर। अच्छा, अब दिख रहा है, दिखने लगा। हाँ। बड़ा तगड़ा लेंस है यार तुम्हारा, बहुत जल्दी बदल लिया यार। दिमाग की कुछ परतें खुली है। अब देखो, दिखाइए। और जातीय भेदभाव, नहीं, जातीय भेदभाव के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, इतना ही नहीं, यदि नौकरी में पदोन्नति के लिए एक पुर्तगाली 8 वर्ष में पदोन्नति के योग्य होता है, तो भारतीय को 12 वर्षों में पदोन्नति के योग्य समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें और भारतीयों के बीच भेद बनाकर रखा जाना चाहिए। किसने कहा था? प्रियोलकर। यह पृष्ठ 144 पर लिखा हुआ है। यानी सर कि मैं ये कुछ देखो। बोलूं? हाँ बोलो सर, सर बोलो, काहे नहीं, बोलो। सर, इन्होंने जो पुर्तगाली आए थे, उन्होंने जो जितने भी नियम कानून बनाए, जितने भी नियम कानून बनाए, उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जीवन में तो फर्क पड़ेगा, मगर शूद्र के जीवन में क्या फर्क पड़ा था? अभी तो फर्क आपने बताया ना मुझे कि वो हमको पढ़ने का अधिकार देकर चले गए, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमको कुर्सी पर बैठाया। आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ा था? नहीं, जो फर्क की बात तो अभी आप ही ने की ना। जो ये सब दिखा रहे हैं, ये जो लॉ दिखा रहे हैं, हाँ ये सब हुआ था, मगर जो शूद्र के जीवन में इस सब नियम का क्या चेंज क्या हुआ था? वो तो पहले नहीं, ही क्यों नहीं बोला चेंज, था। नहीं बहुत क्यों फायदा नहीं हो चेंज गया। हुआ? एक मिनट शूद्र की जिंदगी में बहुत फायदा हो गया था। इसकी वजह से सारे शूद्र एजुकेटेड हो गए और सारे बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़े कलेक्टर बन गए थे सारे के सारे ब्रिटिश राज में। मतलब यार ये तो यही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि मतलब यार एक तरफ आपने बोला कि भाई अंग्रेजों के आने से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्रांति आई, शूद्रों को बहुत ज्यादा अधिकार मिले, और अब अभी अपनी ही बात से अब पलट के आप कह रहा है कि भैया अंग्रेजों ने अगर ये सब लगाया तो इससे हमें क्या फर्क पड़ा, हम तो तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही रह गए। यार मतलब यार और तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है? भाई तुम्हारा हाँ सच में बताओ, तो कोई स्टैंडर्ड है? मतलब अपने ही थूकोगे और अपने ही चाट भी लोगे, इसको गलत बात हाँ बोलते हैं सर। सर। और ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यार